हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका 3rd चैप्टर निर्माण उद्योग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 12 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। जो विनिर्माण होता है उस चीज़ से आप क्या समझते हैं। तो विनिर्माण हम आपको साधारण भाषा में बताएं तो कोई वैसी वस्तु जो पहले से उसका निर्माण हो चुका हो लेकिन वह हमारे उपयोग में नहीं आ सकती है और उसको प्रसंस्कृत करके अपने उपयोग लायक बना लेना ही विनिर्माण कहलाता है। जैसे कि बताया गया है, उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। अर्थात जो हम लोगों को कच्चे माल उपलब्ध होता है उन कच्चे मालों का प्रसंस्करण करके उसका जीवन उपयोगी अर्थात जीवन में उपयोग होने वाले उससे वस्तुएं तैयार कर लेते हैं और उसी वस्तु को तैयार करने के बाद ही वह जो प्रक्रिया कहलाता है वह विनिर्माण कहलाता है। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। जो उद्योग होते हैं इंडस्ट्रीज, उन उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक कौन कौन से, उन 3 कारकों को लिखें। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक है जो उनका मुख्य कारक कच्चा माल की आपूर्ति की। कोई भी उद्योग हो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसके स्थानीयकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है शक्ति के साधनों की सुलभता, अर्थात उसको शक्ति के साधनों की सुलभता मतलब बहुत ही आसानी से उसको उपलब्ध हो जाना चाहिए। और यातायात की सुविधा, क्योंकि उद्योग में जो उत्पादन होगा, जो वस्तु तैयार की जाएगी, अगर वहाँ यातायात की सुविधा नहीं होगी तो वह उद्योग अच्छी तरह से स्थानीयत नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके जो 3 मुख्य कारक हैं, पहला है कच्चा माल की आपूर्ति, दूसरा है शक्ति के साधनों की सुलभता और तीसरा है यातायात की सुविधा। ये 3 कारक उद्योगों की स्थानीयकरण के लिए बहुत ही जरूरी कारक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। जो अभी नई औद्योगिक नीति अपनाया गया है, नई औद्योगिक नीति चलाया गया, उसका मुख्य बिंदु क्या क्या है, उन बिंदुओं का वर्णन करें। तो नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। इसका जो पहला पॉइंट है यह विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया पर जोर देता है। इससे निजीकरण को बढ़ावा मिला है। जो औद्योगिक नीति है, इस औद्योगिक नीति का जो पहला बिंदु है कि यह विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया पर जोर देता है। इससे निजीकरण को बढ़ावा मिला है, इससे निवेश को भी बढ़ावा मिला है एवं अधिक स्वतंत्रता के कारण विदेशी कंपनियां भी भारत आई है। जब भारत में अधिक स्वतंत्रता हो गई है तो उस अधिक स्वतंत्रता के कारण भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनी भी आई है, इसलिए उसके निवेश को भी बढ़ावा मिल गया है। इससे निजीकरण को भी बढ़ावा मिला है, यह विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया पर भी जोर देता है। ये 3 के 3 मुख्य बिंदु थे जो नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु थे। यही औद्योगिक नीति है कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत विश्व व्यापारीकरण प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है, निजीकरण को बढ़ावा मिला है और इससे अधिक स्वतंत्रता के कारण विदेशी कंपनियां भी भारत आ पाई हैं। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। जो कृषि आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा, जिसमें हमने आपको कृषि के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया है, इसलिए अगर आपने इसका 2nd चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है भूगोल का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके 2nd चैप्टर वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, अर्थात वैसा उद्योग जिसका कृषि ही आधार हो उसे किसे कहा जाता है। तो वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे कि चीनी उद्योग। वैसा उद्योग वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल, हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि उद्योग को चलाने के लिए उसके स्थानीयकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होना बहुत ही जरूरी है। तो वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल
कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया चीनी उद्योग। चीनी उद्योग तभी चल सकता है जब उसके लिए कच्चे माल गन्ने का उत्पादन कृषि से ही तैयार होता है। तो इसलिए कृषि आधारित उद्योग उसे कहा जाता है जो उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर ही आधारित हो, उसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे कि चीनी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? इससे पहले आपने पढ़ा कृषि आधारित उद्योग, लेकिन जो सार्वजनिक उद्योग है उस किसे कहा जाता है? तो वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला का कारखाना। एक होता है निजी उद्योग, एक होता है सार्वजनिक उद्योग। तो निजी उद्योग होता है जिसका एक कोई स्वयं मालिक होता है और वह अपने अंतर्गत उस उद्योग को चलाता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार करता है, सरकार एवं स्वयं करती है, अर्थात वह किसी निजी व्यक्ति को उसका संचालन करने के लिए नहीं कहती है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। तो वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि उद्योग का नाम बताया गया दुर्गापुर का भिलाई, राउरकेला का कारखाना। ये ऐसे ऐसे उद्योग हैं जो कि सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकल सकता है कि सार्वजनिक उद्योग कौन सा है? तो सार्वजनिक उद्योग है राउरकेला का कारखाना और दुर्गापुर का भिलाई। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? जो वस्त्र उद्योग है उस वस्त्र उद्योग का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? तो भारत में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में 14%, विदेशी मुद्रा में 17% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 4% है। जो वस्त्र का औद्योगिक उत्पादन है यह 14% तो भारत में है, विदेशी मुद्रा में 17% है और सकल घरेलू उत्पादन में भी 4% है। यह 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जो यह वस्त्र उद्योग है, इस वस्त्र उद्योग के कारण ही 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। हमने आपको कृषि वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कृषि एक ऐसा रोजगार है जिससे भारत का जीवन निर्वाह होता है। तो वस्त्र उद्योग भी जो है वह कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र है। लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने वाला सबसे जो पहला क्षेत्र है वह पहला क्षेत्र कृषि है और कृषि के बाद वस्त्र उद्योग ही दूसरा रोजगार उपलब्ध कराने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? तो इसका योगदान यह है कि यह औद्योगिक उत्पादन में 14%, विदेशी मुद्रा में 17% और सकल घरेलू उत्पाद में 4% इसका योगदान है। यह 3.4 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला एक दूसरा बड़ा क्षेत्र है। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या है? जिस प्रकार आपने इससे पहले पढ़ा सार्वजनिक उद्योग, तो उसी प्रकार ये भी एक उद्योग के प्रकार है, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। तो जब उद्योगों को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों की सहायता से चलाया जा रहा हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहलाते हैं। संयुक्त उद्योग बोले अथवा सहकारी उद्योग बोलो, दोनों का दोनों अर्थ एक ही होता है। संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग दोनों का मतलब, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो जब उद्योगों को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों के द्वारा समितियों की सहायता से चलाया जा रहा हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। गुजरात का अमूल दूध उद्योग इसी का एक उदाहरण है। अमूल दूध का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो यह जो अमूल दूध का उद्योग है यह एक प्रकार का संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग है। तो इसको आपको सिंपली यह बात ध्यान में रखना है कि संयुक्त उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहायता से चलाया जा रहा हो, उसे संयुक्त उद्योग कहा जाता है। अथवा सहकारी समितियों की सहायता से चलाया जा रहा हो उसे सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण में बताया गया कि गुजरात का अमूल दूध उद्योग इसी का एक उदाहरण है। तो यह भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमूल दूध उद्योग किस प्रकार का एक उद्योग का उदाहरण है। तो अमूल दूध उद्योग एक प्रकार का सहकारी उद्योग का उदाहरण है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। हमने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ाया था कि सार्वजनिक उद्योग क्या है और उसमें हमने आपको थोड़ा बहुत निजी उद्योग के बारे में बता दिया था। लेकिन इसमें दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या क्या अंतर है, उन अंतर को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सार्वजनिक उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिसके संचालन की जिम्मेवारी सरकार के हाथ में होती है, अर्थात सरकार उसका संचालन स्वयं करती है, जिसमें प्राय भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है।
और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं निजी उद्योग। तो निजी उद्योग वैसे उद्योग जिसका ऐसे उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष या सहकारी समिति के हाथ में होता है, निजी उद्योग कहलाते हैं। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर इसी प्रकार का कारखाना है। जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और जमशेदपुर, यह एक प्रकार का निजी उद्योग का उदाहरण है। तो निजी उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें कोई विशेष व्यक्ति उसका स्वामित्व हो, उसका स्वामित्व करता हो, उसके द्वारा उसका संचालन किया जा रहा हो। लेकिन सार्वजनिक उद्योग वह उद्योग होता है जिसका संचालन सरकार के द्वारा होता है, अर्थात सरकार के हाथ में उसकी जिम्मेवारी होती है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। तो निजी उद्योग का उदाहरण है टिस्को और सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे लौह इस्पात उद्योग। ये सभी के सभी सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? जो सूती वस्त्र उद्योग है, उस सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है, अर्थात इस उद्योग को चलाने के लिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? तो सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं निम्नलिखित है। इसकी जो पहली समस्या है, पुरानी मिलों में पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग। जो पुरानी मिलें हैं, उन मिलों में बहुत ही पुरानी टेक्निक का, बहुत ही पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी और पहली समस्या है। उत्तम कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने में उदासीनता। कृत्रिम कपड़ों की मांग का बढ़ना। जो कृत्रिम कपड़े हैं, उन कृत्रिम कपड़ों की मांग आज बढ़ा दिया गया है, जिस कारण सूती वस्त्र का बहुत ही एक समस्या बन गया है। इसका जो चौथा समस्या है, विद्युत आपूर्ति में बाधा, अर्थात सूती वस्त्र उद्योग में विद्युत आपूर्ति अच्छी तरह से नहीं हो पाती है और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक माहौल का बिगड़ना, कारखाने में हड़ताल होना। जो राजनीतिक माहौल है, पॉलिटिक्स माहौल, उसका बिगड़ना और कारखाने में हड़ताल जैसा होना। कर्मचारियों के समय अनुकूल प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की व्यवस्था न होने के कारण उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित होती है। जो सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को समय के साथ साथ प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक की जानकारी न दी जाती है। उसकी व्यवस्था, जानकारी देने की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ के उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा भी प्रभावित होती है। तो ये सभी के सभी सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें से पहली समस्या है कि पुरानी मिलों में पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उत्तम कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने में उदासीनता, कृत्रिम कपड़ों की मांग का बढ़ना, विद्युत आपूर्ति में बाधा, राजनीतिक माहौल का बिगड़ना जिस कारण कारखाने में हड़ताल होना, कर्मचारियों को समय अनुकूल प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक की जानकारी न देने की व्यवस्था होना, जिसके कारण उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा प्रभावित होती है। ये सभी के सभी सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु कोई 3 उपयुक्त सुझाव दें। जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, उन औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को रोकथाम हेतु अर्थात रोकने के लिए कोई 3 उपयुक्त सुझाव दें। तो औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 मुख्य सुझाव निम्नलिखित है, जिसमें कि पहला सुझाव है कारखानों की ऊंची चिमनियों को लगाना एवं चिमनियों में प्रदूषक पदार्थों को अलग करने वाले उपकरणों को लगाना चाहिए। जो कारखाने होते हैं, उन कारखानों की चिमनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा बनाना, अर्थात ऊंची चिमनियों को लगाना, और उन चिमनियों में एक ऐसा उपकरण लगा देना जो कि प्रदूषक पदार्थों को अलग कर दे। तो अगर यह काम किया जाए, यह जो पहला उपयुक्त सुझाव है, इस कारण पर्यावरण प्रदूषण का रोकथाम किया जा सकता है। इसके बाद इसका दूसरा उपाय है अपशिष्ट पदार्थों को शोषित कर पानी में गिराना चाहिए तथा गंदे मल जल का शोधन कर पुनः उद्योग लायक बनाया जाना चाहिए। जो कारखाने से निकले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको डायरेक्ट पानी में नहीं गिराना चाहिए, इससे जल प्रदूषण होता है। उनको शोधित कर लेना चाहिए और शोधित कर पानी में गिराना चाहिए तथा गंदे मल जल का शोधन कर पुनः उद्योग लायक बनाया जाना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषक नियंत्रक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। 3 प्रकार का प्रदूषण होता है। पहला वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को हम रोक सकते हैं कारखानों में ऊंची चिमनियों को लगाकर एवं चिमनियों में प्रदूषक पदार्थों को अलग करने वाले उपकरणों को लगाते हैं। दूसरा, जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। अपशिष्ट पदार्थों को शोषित कर पानी में गिराना चाहिए तथा गंदे मल जल का शोधन कर पुनः उद्योग लायक बनाया जाना चाहिए। और इसका ध्वनि प्रदूषण को रोकने का उपाय है ध्वनि प्रदूषक नियंत्रक, अर्थात ध्वनि प्रदूषक नियंत्रक जो यंत्र होता है, उन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम लोग इन तीनों उपाय का प्रयोग करते हैं तो हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण का रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए।
कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग क्या होते हैं, उन उद्योगों के बारे में बताइए और उन उद्योगों को उदाहरण सहित बांटिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जो स्वामित्व होता है उस स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो उद्योग होता है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग में हमने आपको बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग वह उद्योग होता है जो कि सरकार के द्वारा उसका संचालन किया जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण पूछा जा रहा था, तो इसका उदाहरण है भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जिसका शॉर्ट फॉर्म है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यह है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के बारे में बताया गया। इसके बाद है निजी क्षेत्र का उद्योग। तो निजी क्षेत्र उद्योग भी हमने आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ा दिया है कि वैसा उद्योग जिसका संचालन किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो वह निजी क्षेत्र का उद्योग होता है। इसका उदाहरण है टाटा लौह इस्पात उद्योग जो कि जमशेदपुर में है। थर्ड है सहकारी क्षेत्र का उद्योग और फोर्थ है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो सहकारी क्षेत्र का उद्योग और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग ये दोनों के दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। इसको सहकारी समितियों के द्वारा चलाया जाता है और इसको 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर इसका संचालन किया जाता है। तो ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होता है। सहकारी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है दक्षिण भारत की अधिकतर चीनी मिलें। जो दक्षिण भारत की अधिकतर चीनी मिली हैं वे चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण हैं। और ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड उद्योग है यह संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो इसमें आपको सिर्फ यह ध्यान रखना था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण हो गया भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है टाटा लौह इस्पात उद्योग। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण दक्षिण भारत की अधिकतर चीनी मिलें और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सिले सिलाई वस्त्रों का उद्योग कहाँ विकसित है। जो सिले सिलाई वस्त्रों का उद्योग है वह उद्योग कहाँ विकसित है। सिले सिलाई वस्त्रों का उद्योग कहाँ विकसित है। तो तैयार वस्त्रों का उद्योग हल्के उद्योगों के रूप में पूरे भारत में फैला हुआ है। जो तैयार वस्त्रों का उद्योग है वह हल्के उद्योग के रूप में पूरे भारत में फैला हुआ है। जयपुर, सूरत, लखनऊ, लुधियाना, श्रीनगर, कोलकाता में इसका सर्वाधिक प्रसार हुआ है। ये जो जगह का नाम बताया गया है जयपुर, सूरत, लखनऊ, लुधियाना, श्रीनगर, कोलकाता, इन सभी जगह पर इसका बहुत अधिक प्रसार हुआ सिले सिलाई वस्त्र उद्योग का। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर इत्यादि में होजरी एवं सिले सिलाई वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो मेरठ है, मुरादाबाद है, आगरा है, बुलंदशहर है, इन सभी जगह पर भी सिले सिलाई वस्त्रों के उद्योग के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि सिर्फ इतना ही कि सिले सिलाई वस्त्रों का उद्योग कहाँ कहाँ विकसित है, मतलब कि जो सिले सिलाई वस्त्र का उद्योग है उसका विकास किस किस जगह पर हो गया है। तो सिले सिलाई वस्त्रों का उद्योग भारत में फैल गया है। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है जयपुर, सूरत, लखनऊ, लुधियाना, श्रीनगर, कोलकाता, इन सभी के सभी जगह में इसका बहुत अधिक प्रसार हुआ है। इसके अलावा मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर इत्यादि में होजरी एवं सिले सिलाई वस्त्रों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। यह मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर यह होजरी के लिए भी प्रसिद्ध है और सिले सिलाई वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सिर्फ समझ के याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो इनका आंसर आप एग्जाम में अपने लैंग्वेज के अनुसार भी जरूर लेके आइएगा। और इसके बाद इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा जिसमें इस चैप्टर के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।